तो हमको जानना होगा। रिपब्लिक डे को जानने से पहले हमको समझना होगा कि रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं। तो हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि रिपब्लिक डे इसलिए मनाते हैं क्योंकि उसी दिन संविधान लागू हुआ था, यही हम लोग को बताया गया है। जनरली हम लोग कहीं भी सुनते हैं तो वही चीज़, लेकिन हम लोग उसके पहले और भी कुछ है। संविधान का डेट मान लीजिए रखा गया कि हाँ इस दिन से, लेकिन उसके पीछे और भी कुछ कुछ कहानी है। रिपब्लिक बोल देना कि बस उस दिन हमारा देश में लागू हुआ था, ये बोल देना मतलब ये एक वन लाइनर हो गया। इसके पीछे का जो पूरा कहानी है वो हम लोग समझते हैं इसमें। सबसे पहले अगर देखें द स्टोरी ऑफ द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान बनाने का जो प्रक्रिया है, जो कहानी है, हम लोगों को लग रहा है कि बहुत आसान है, लेकिन इतना आसान था नहीं। इसके पीछे बहुत मेहनत है, बहुत डिस्कशन है, बहुत तर्क है, बहुत बहस है, बहुत समय है, बहुत दिमाग है। सारा चीज़ जब लगा तो सबसे पहले तो एक बना था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, जिसको हम लोग बोलते हैं संविधान सभा। संविधान सभा का एक गठन हुआ था, मतलब जितने भी उस समय जो राजनीति कर रहे थे या जो नेता थे उन लोगों ने मिलकर, और उसमें सबसे बड़ा रोल होता है क्या, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो 11 दिसंबर 1946, ये याद रखना है, ये डेट पूछा जाता है। 11 दिसंबर 1946 में आईएनसी के कुछ नेता, जिसमें प्रेसिडेंट जो है उस समय जब 11 दिसंबर 1946 में जब इसका गठन हुआ तो उस समय एक अध्यक्ष का चुनाव हुआ, और वो अध्यक्ष जो बने वो अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष के रूप में कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। और उसके बाद सच्चिदानंद सिन्हा के बाद पूर्ण रूपेण जो अध्यक्ष बने वो थे राजेंद्र प्रसाद। और साथ में जो कमिटी थे, टोटल 22 कमिटी था। 22 कमिटी में जो मेन कमिटी था, जिसको कार्यकारी बोलेंगे, कार्यकारी का मतलब होता है बाकी लोग सुझाव दे रहा है, लेकिन सुझाव को इम्प्लीमेंट मतलब उसको रिटर्न राइट डाउन करना, उस पर बहस करना, सभी कमिटी को बुलाना, सभी कमिटियों के साथ बैठकर बात करना, ये जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कार्यकारी अध्यक्ष। तो कार्यकारी अध्यक्ष में कौन थे, अंबेडकर थे। और अंबेडकर के साथ में जो ड्राफ्टिंग कमेटी थे, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अगर हम अध्यक्ष बोलेंगे तो उसमें कौन थे, बीएन राव थे और एचसी मुखर्जी थे। ये कुछ नाम जो है स्पेशल हुए। उसके बाद अगर हम इसको देखें तो जर्नी ऑफ द मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टेड ऑन दिसंबर 1946। यहाँ पर हम लोग पढ़े कि ये जो है 11 दिसंबर को इसका गठन हुआ, संविधान सभा का गठन हुआ, और यहाँ पर आता है 26 दिसंबर। 26 दिसंबर में जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन बनने का जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गया। उसके बाद बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ये प्रक्रिया शुरू कौन किया, तो इस प्रक्रिया को शुरू किया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली यानी कि संविधान सभा। और ये कंप्लीट कब हुआ, तो कंप्लीट हुआ 26 नवंबर 1949। ये दोनों डेट याद रखना है। शुरुआत कब हुआ, तो 26 दिसंबर 1946, और ये बनकर तैयार कब हुआ, तो 26 नवंबर 1949, बट केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। लागू कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950। तो 3 डेट आ गया। एक और डेट क्या आया, 11 दिसंबर, जब इसका गठन हुआ। बनाएगा कौन, उसका कोई तो गठन होना, कोई तो मतलब क्या बोलते उसको, सभा हुआ, और उस सभा में बहुत सारे लोग, कोई अध्यक्ष बने, कोई मेंबर बने, सभी का एक ग्रुप बना। यहां तक बताएं। उसके बाद क्या है अब हम यहाँ पर एक सवाल है कि जब ये 26 नवंबर को ही बनकर तैयार हो गया तो हम लोग 2 महीना क्यों वेट किए इसको लागू करने के लिए। उसी दिन इमीडिएट कर देना चाहिए था, क्योंकि देश तो ऑलरेडी हम लोग आज़ाद हो चुका था। ठीक है, क्योंकि 47 में ही हमारा देश आज़ाद हुआ है, और आज़ाद होने से पहले ही ये लोग बना लिया था, तैयार कर रहा था। लेकिन यहाँ पर एक है कि द इम्पोर्टेंस ऑफ द 26 जनवरी। अब 26 जनवरी को ही लागू क्यों हुआ, इसके पीछे भी एक कहानी है। कहानी ये है कि आईएनसी डिक्लेयर्ड ऑन 26 जनवरी 1930 एज पूर्ण स्वराज। दिस डेट हैज अ स्पेशल इंपॉर्टेंस। 1929 और 1930 लाहौर अधिवेशन में जब कांग्रेस गठन हुआ था, वो हर प्रत्येक साल अपना एक अधिवेशन करता था और अलग अलग शहर में करता था। तो 1929 में और 1930 में जो अधिवेशन हुआ था वो लाहौर में हुआ था, और लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू और साथ में जो भी और कांग्रेस के नेता थे वो पूरी तरह से बोल दिए थे कि अब हम लोग जो है पूर्ण स्वराज का मांग करते हैं।
उसके पहले आईएनसी क्या बोल रहा था? उसके पहले आईएनसी बोल रहा था कि हम लोगों को सरकार में जगह चाहिए, हमारी बातों को मान लिया जाए। प्रार्थना पत्र लिखा जाता था, एप्लीकेशन लिखा जाता था विद ड्यू रिस्पेक्ट। प्रार्थना पत्र मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट, ब्रिटेन के साथ मिन्नतें किया जाता था। अगर हम सरल भाषा में बोले तो मिन्नतें किया जाता था। कांग्रेस जो है मिन्नतें करता था 1885 के आसपास पे। लेकिन जब 1929-30 का बात आता है, उस समय महात्मा गांधी भी, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी, मोतीलाल नेहरू भी, ये जो नरम दल के नेता थे, अब वो लोग भी गर्म हो चुके हैं। अब उन लोगों का कहना है कि अब हम लोग जो है, पूरा देश जो है, हम लोगों को पूरी तरह से स्वतंत्र चाहिए, पूर्ण स्वराज का मांग करते हैं। और उस दिन लाहौर से लेके, दिल्ली से लेके, बंबई से लेके, बंगाल से लेके, पूरे चारों तरफ भारत में ये फैल गया था कि हमारा देश आज़ाद हो गया। अब लोग ब्रिटिश का किसी भी चीज़ को मानने से इनकार कर रहा था। लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया था कि हम लोग अब आज़ाद, मतलब अपने आप को मान लिया। और इसीलिए बोलते हैं ना कि कोई भी चीज़ अगर आपको अचीव करना है, कोई भी चीज़ अगर अचीव करना है, तो सबसे पहले आप अपने अंदर उस चीज़ को लाइए, कॉन्फिडेंस लाइए। जब कॉन्फिडेंस आपके पास आ जाएगा ना, तो कहते हैं कि 50% रास्ता आप पार कर गए। समझे? तो ये चीज़ आईएनसी किया और ये कॉन्फिडेंस पूरे देश में जगा। तो 26 जनवरी का एक स्पेशल इंपॉर्टेंस है। और उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए जब हमारा देश आज़ाद हो गया, तो इस डेट को कैसे हम लोग मेमोरेबल बनाएं, और उस डेट को मेमोरेबल बनाने के लिए उस दिन संविधान को लागू किया गया। और आज तक हम लोग 26 जनवरी को एक मेमोरेबल हिस्टोरिकल डे के रूप में मना रहे हैं एज ए रिपब्लिक। यहाँ तक बात समझ में आया? अब हम लोग पढ़ेंगे कि द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है बना कैसे, क्या क्या इसमें किया गया, ये तो बहुत ही मतलब बहस जो है, उस बहुत सारा इसमें तर्क है। लेकिन इसको अगर हम शॉर्ट में जानते हैं, तो सबसे पहले अगर हम देखें कि जो मेन संविधान का जो ड्राफ्टिंग है वो ब्रिटिश किया है। और वो ब्रिटिश कब किया है? एक्ट ऑफ 1935 ब्रिटिश अनाउंस कर दिया है कि अब आप लोगों का देश को आज़ाद कर देना है। आज़ाद कर देने से पहले आप लोगों को कुछ रूल्स और रेगुलेशन यहाँ पर आप लोगों को बता के जानना है। तो इसलिए वो एक्ट लाया था 1935। और वो ड्राफ्ट कौन किया था? ब्रिटेन से होके आया था। उसमें भारत का लोगों का कोई सहयोग नहीं था। बट जब वो आया तो लेटर अंबेडकर एंड द लीडर एडेड सम यूजफुल एंड सम मोर यूजफुल। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, BR अम्बेडकर को जब ये दिया गया, तो देखे कि ये तो ब्रिटेन के हिसाब से है, हम लोग का देश के हिसाब तो है नहीं। ठीक है, ये सही है, लेकिन इसमें हम लोगों को कुछ और ऐड करना होगा। और वो जो ऐड करना होगा, उसमें क्या क्या ऐड हुआ? मतलब ब्रिटिश का जो ड्राफ्टिंग था 1935 में, उसमें आपका FR यानी कि फंडामेंटल राइट्स नहीं था, फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं था, DPSP मतलब हो गया आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ये नहीं था। उसके बाद आपको फेडरलिज्म नहीं था, आगे चर्चा करेंगे फेडरलिज्म क्या है। सोवर नहीं था, रिपब्लिक नहीं था, डेमोक्रेटिक भी नहीं था। मतलब था, लेकिन इंग्लैंड के हिसाब से। अब इंग्लैंड में भी डेमोक्रेसी है, लेकिन क्या भारत जैसा है? नहीं है। क्या अंतर है, वो भी हम लोग को जानने का विषय है कि इंग्लैंड में कैसा डेमोक्रेसी चलता है। वो भी बोलता है कि हम भी डेमोक्रेटिक है, लेकिन हमारे जैसा नहीं है। तो ऐसा क्या है जो हमारे देश में है जो वहाँ नहीं है, ये हम लोग को जानना है। अभी हम लोग आगे बात करेंगे। उसके बाद तो ये सब चीज़ को ऐड किया गया, क्योंकि ब्रिटेन को तो पता नहीं था ना कि हमारा देश कैसा है, हमारे देश में रहने वाले लोग कैसे हैं, उनको क्या क्या अधिकार देना होगा, उनका उत्थान के लिए क्या करना होगा। ये सब चीज़ तो ब्रिटेन के लोगों को क्या पता, ये तो हमारे देश के लोगों को पता है ना। अब पंडित भीमराव अंबेडकर जो है बचपन से देख के आ रहे थे ना कि हमारे देश में क्या क्या चीज़ है, किस तरह से जाति व्यवस्था है, किस तरह से हमारे यहाँ धार्मिक व्यवस्था है, किस तरह से शिक्षा व्यवस्था है, लोगों के लिए क्या सही है क्या गलत है। ये हमारे देश के लोग बहुत अच्छे से मंथन किए। और मंथन करने के बाद लगभग 11 सेशन, मतलब 11 सेशन उन लोग बैठे। जो बैठक होता था उसको हम लोग बोलते हैं सेशन। तो लगभग 11 बार बैठक हुआ। और ये 11 बार बैठक जो हुआ वो लगभग 167 डेज लगा। टोटल डेज भी पूछता है कभी कभी कि कितना बार डिबेट हुआ था। डिबेट का मतलब क्या? तर्क हुआ, बहस हुआ कि ये सही है, ये गलत है, इसको ऐड करना चाहिए, तो इसको अगर ऐड करते हैं तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है। तो मतलब ये सब बहुत ही लंबा हुआ। थाउजेंड्स ऑफ अमेंडमेंट्स, मतलब संशोधन, हजारों बार संशोधन हुआ। कोई चीज़ को लिखा गया, फिर उसको काटा गया, फिर उसमें विचार हुआ, फिर सब लोगों का सहयोगी हुआ। इस तरह से बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि अभी आप इतिहास में पढ़िएगा
और ये संविधान बनने के क्रम में बहुत बार अंबेडकर और आईएनसी में खास करके महात्मा गांधी के बीच में बहुत मतलब रिश्ता जो है ना कटु भी हुआ है ना दोनों के बीच में। और ये लास्ट टाइम पे दोनों के बीच में फिर एक बार पूना पैक्ट हम लोग पढ़ेंगे। पूना पैक्ट में फिर अंबेडकर और महात्मा गांधी दोनों मिलकर दोनों के ही सहमति से कुछ कंप्रोमाइज महात्मा गांधी भी किए और कुछ कंप्रोमाइज अंबेडकर जी भी किए और फिर वो दोनों एक साथ आए। और वो जो एक साथ आए उसको हम लोग बोलते हैं पूना पैक्ट। और उसको लाने वाले आईएनसी के ही नेता थे, क्योंकि देखिए महात्मा गांधी भी अपनी जगह पे इंपॉर्टेंट नेता और BR अम्बेडकर भी अपनी जगह में इंपॉर्टेंट नेता, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अब अगर दोनों आपस में बात बंद कर दें, दोनों आपस में राय विमर्श नहीं करे, तो ये नुकसान कहाँ हो रहा है? नुकसान देश को हो रहा है ना। संविधान बन रहा है, उस समय संविधान का प्रोसेस चल रहा है, अब ये दोनों नेता आपस में ठान के बैठा है कि हम ही सही हैं, है ना। तो ये चीज़ हुआ था और इसके पीछे रीजन था यही। महात्मा गांधी पंडित नेहरू का कहना था कुछ और, मतलब कहना वही था, लेकिन उसमें थोड़ा सा इम्प्लीमेंट बाद में अंबेडकर भी उन चीज़ को माने कि नहीं करना है। और इस तरह से कुल मिला के कितने थाउजेंड्स ऑफ अमेंडमेंट्स और कुल मिला के उसमें 22 कमिटी था, पूरे जो है ना सबको अलग अलग डिपार्टमेंट मिला था। फाइनली इट कंप्लीटेड विथ 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स। और बाद में जब ये पूरा बनकर तैयार हुआ तो ये आपको याद रखना है, 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल में ये पूरा संविधान का निर्माण हुआ। ठीक है, अब यहां पर बात है हु रॉट द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो संविधान है वो हैंड रिटन है, ये कोई कॉपी पेस्ट है नहीं, पूरी तरह से हाथ में लिखा गया है। और वो लिखने वाले जो है वो प्रेम बिहारी रायजादा, इनका नाम जो है ये कभी कभी नाम भी पूछ देता है, और ये बिहार के रहने वाले हैं और राजेंद्र प्रसाद के बहुत करीबी थे। ठीक है, नंबर ऑफ निब्स, उस समय तो बॉल पेन नहीं था, उस समय था निब्स वाला पेन, तो निब्स जो यूज हुआ है वो 303 निब्स का यूज हुआ है लिखने में, कभी कभी ये भी पूछता है। एंड इसको लिखने में कुल मिला के 6 महीना लगा, 6 मंथ्स। डिस्कशन होने में 2 साल लगा। टोटली आपका कहीं लिखे है ना 2 इयर्स, हाँ 2 इयर्स 11 मंथ्स एंड 18 डेज है, कहीं लिखे होंगे। ठीक है, तो लेकिन जब सब कुछ तैयार हो गया, रफ जब हो गया, तो उसको पूरी तरह से डिजाइन करके जो लिखे वो लिखे हैं प्रेम बिहारी रायजादा, और उसको लिखने में 6 महीना का समय लगा। लेकिन टोटल अगर हम ड्यूरेशन को देखें तो 2 इयर्स 11 मंथ्स एंड 18 डेज टोटल है। और वो पढ़े कहाँ पर है, इतना डीप भी आदमी कभी कभी क्वेश्चन बना देता है। वो कहाँ पढ़े, रहने वाले तो बिहार के हैं, लेकिन वो पढ़ाई कहाँ किए, तो शांति निकेतन में पढ़ाई किए। शांति निकेतन के बारे में थोड़ा जान लीजिए। शांति निकेतन यूनिवर्सिटी का स्थापना करने वाले कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर, जो शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में है। अब वहाँ पर प्रेम बिहारी रायजादा जो है लिखे, इसीलिए वो हर एक पेज में अपना नाम डाल दिए हैं। हर एक पेज में, संविधान के हर पेज में आपको कोना में PREM देखने को मिलेगा, जो उनका नाम है। और साथ ही साथ जितना भी अनुच्छेद है, मतलब जितना भी पार्ट्स है, जैसे 8 पार्ट्स है ना, ये थोड़ा हो गया गलत, 8 पार्ट्स 22 शेड्यूल होगा। ठीक है, जितना भी आपका ये है हर एक पेज में तो इनका नाम है, और जितना भी आपका पार्ट शुरू होता है हर पार्ट के पहले एक इमेज बना हुआ है। कभी कभी इमेज पूछ देता है कि भाग 1 में कौन सा इमेज है, तो ये UPSC लेवल का क्वेश्चन में इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। तो जैसे सबसे पहले आपका ये जब हम लोग भाग पढ़ेंगे ना, तो भाग में हम लोग साथ में इमेज को भी चर्चा करते जाएंगे। तो अब इमेज किस किस चीज़ का है, तो इमेज आपको मिलेगा महाभारत काल का, महाभारत काल का इमेज है। बुद्ध का जो है, बुद्ध का प्रतीकात्मक चिन्ह है, मतलब सभी धर्मों को लिया गया है। श्री राम को भी लिया गया है, श्री कृष्ण को भी लिया गया है, अगर हम देखें तो मुस्लिम को भी लिया गया है, बुद्ध को भी लिया गया है, जैन को भी लिया गया है, क्योंकि हमारा देश सेक्युलर है, इसीलिए सब धर्म के लोगों को लिया गया है। आगे हम लोग इसमें भी चर्चा करेंगे। अब हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताता है कि हमारा संविधान है कैसा, ये आपको प्रियम्बल में ही पता चल जाता है। और एक एक वर्ड का बहुत ही विस्तार मीनिंग है। हम लोगों को लगता है कि छोटा सा वर्ड है, लेकिन उस छोटा सा वर्ड में बहुत बड़ा बड़ा मीनिंग है। सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारा जो संविधान का प्रियम्बल में उसमें पहला जो वर्ड है वो क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया।
इसमें भारत का हर एक नागरिक अपने आप को सम्राट मान सकता है, अपने आप को सबसे सर्वोच्च मान सकता है, क्योंकि यहां पर कोई भी सरकार का जिक्र नहीं है। यहां पर जिक्र किसका है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। एक एक आदमी का बात हो गया। डिक्लेयर दैट इंडिया इज सोवरन। सोवरन का मतलब क्या होता है? सोवरन का मतलब होता है संप्रभुता। संप्रभुता। अब ये संप्रभुता को समझ लेते हैं। संप्रभुता का मतलब होता है अपने में ही पावर होना। अपने में ही पावर होना इन द सेंस क्या हुआ कि अब हम किसी और के गुलाम नहीं हैं, हमारे पास खुद का शासन होगा, खुद का संविधान है। ठीक है, मतलब अब हम ना किसी राजा के अंतर्गत ना किसी और देश के अंतर्गत हमारा देश चलेगा। अब हमारा देश कैसे चलेगा? अपने हिसाब से चलेगा। तो संप्रभुता का प्रभुत्व तो मतलब होता है पावर। तो पावर किसके हाथ में? पीपल के हाथ में। कौन सा? इंडिया के लोगों के हाथों में पूरा पूरी शासन है। और इसी चीज को हम लोग देखते हैं, वोट देते हैं। वोट देके ही हम लोग सांसद का चुनाव करते हैं, और वही सांसद प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं, और वही सांसद मिलके राष्ट्रपति का भी चुनाव करते हैं। और वो राष्ट्रपति कौन होगा? भारत का ही लोग होगा। तो पावरफुल कौन हो गया? भारत के लोग। सोवरन मतलब समझ में आ गया। सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है? समाजवाद। समाजवाद का मतलब क्या होता है? समाज मतलब क्या होता है? सोशल। मतलब हम सब लोग मिलकर, चाहे वो किसी भी धर्म से बिलोंग क्यों करना करे, हम लोग सब समाज का मतलब एक। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, बोलते हैं ना। सामाजिक का मतलब क्या होता है? जब सारे लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, उसी को समाजवादी बोलते हैं। ठीक है, यहां पर कोई ऐसा नहीं, मतलब सब लोग समान। समाजवादी का मतलब सब लोग समान, चाहे वो बहुत बड़ा पद में क्यों ना हो, वो भी उसी समाज का हिस्सा है। मान लीजिए हम बोलेंगे प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री भी तो सामाजिक है, असामाजिक तो है नहीं। तो समाज का ही तो लोग हो गए ना वो। तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? समाजवाद। उसके बाद सेक्युलर। ये वर्ड बहुत ही हम लोग सुनते हैं। इसका मतलब क्या होता है? धर्म निरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का मतलब कोई भी धर्म के लोग यहां पर कानूनी रूप से रह सकता है, और सरकार उसको क्या करेगा? संरक्षण देगा, है ना। मतलब वी आर नॉट बाउंड टू वर्शिप ए पार्टिकुलर गॉड। हम किसी भी भगवान को, किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म का पढ़ाई कर सकते हैं। ये सब हमको सरकार से मिला है, संविधान से मिला, सरकार से नहीं मिला है। सरकार को तो संविधान से सब पावर मिला है, हम लोगों को मिला कहां से है? संविधान से मिला है। साथ ही साथ डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक तो पता ही है। लोकतांत्रिक का मतलब क्या होता है? लोकतांत्रिक का मतलब लोगों के द्वारा लोगों को चुना जाना। ठीक है, लोगों के द्वारा लोगों को चुना जाना। मतलब सरकार में, सरकार को चुनेगा भी आदमी। चुनेगा किसको? आदमी को ही चुनेगा। उसका प्रोसेस बना हुआ है। तो ये हो गया लोकतंत्र। रिपब्लिक। अब ये रिपब्लिक क्या है? रिपब्लिक के बारे में यहां पर हम लिखे हैं। रिपब्लिक का मतलब शॉर्टकट में अगर हम बोले तो रिपब्लिक का मतलब क्या होता है कि लोगों का शासन। हिंदी में क्या बोलते हैं? गणतंत्र। गण का मतलब क्या होता है? गण का मतलब जन, जन का मतलब आदमी, तंत्र का मतलब सरकार, पावर। पावर किसके हाथ में? लोगों के हाथ में। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग रिपब्लिक बोलते हैं। एंड जस्टिस। जस्टिस मतलब क्या? जस्टिस का मतलब न्याय। किस चीज का न्याय? कानूनी न्याय। कानून के समक्ष हर एक आदमी बराबर है, यह संविधान हमको बताया जाता है। उसके बाद लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब क्या होता है? लिबर्टी का मतलब होता है अधिकार, आजादी, बोलने का आजादी। हम लोगों को बहुत सारा आजादी मिला हुआ है अपने बातों को एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ वर्शिप, फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। आप देश का किसी भी कोना में घूम सकते हैं, ये लिबर्टी है। आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं। अब आजकल तो ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हिसाब से लोग को कुछ भी बोल के पार हो जाता है। लेकिन हाँ, हम अपने देश में हैं तो हमारा अगर कुछ राइट्स है, मतलब कुछ अधिकार है, तो कुछ ड्यूटीज भी है। हम ये नहीं बोल सकते हैं, कुछ ऐसा ना बोल दे कि पूरे देश में दंगा हो जाए, ये नहीं बोल सकते, लेकिन ये है और इस चीज़ का फायदा लोग उठाते हैं। उसके बाद क्या है?
इक्वलिटी। इक्वलिटी का मतलब क्या? समानता। लेकिन यहां पर समानता को और डिफाइन हम कर सकते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं, जैसे कि आप देख लीजिए जो लोकतंत्र में बैठते हैं वो कौन है? सांसद लोग हैं। जो राज्यसभा में बैठते हैं सांसद लोग हैं। संविधान में उन लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा प्रेफरेंस मिला हुआ है। लेकिन यहाँ पर भी एक सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर भी एक और कॉलम बना दिया है कि एक विधायक और एक सांसद आम जनता से ज़्यादा पावरफुल है ना। उसका एक्सप्रेस मतलब वो किसी को भी कुछ बोल सकता है, बाकी लोग तो नहीं बोल सकता है, लेकिन वो बोल सकता है। तो कितना बोल सकता है और क्या बोल सकता है और कब बोल सकता है, ये भी लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट का मतलब संविधान में। तो इसमें एक चीज है कि जब वो सदन के अंदर होगा, मतलब सांसद जब सदन के अंदर होगा तो वो किसी के भी खिलाफ कुछ भी बोल सकता है और उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले सकता है, ना सुप्रीम कोर्ट और ना हाई कोर्ट। लेकिन अगर वो सदन के अंदर नहीं है फिर वो किसी के बारे में कुछ नहीं बोल सकता है। फिर वो क्या हो जाएगा? आम जनता के हिसाब से ही उसका पावर काम करेगा। लेकिन संसद में वो पावरफुल हो जाता है। लेकिन यहां पर एक चीज और है कि वो दो लोगों के खिलाफ नहीं बोल सकता है, चाहे वो सांसद प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो। सांसद प्रधानमंत्री ही तो है। सांसद प्रधानमंत्री कौन है? कहीं ना कहीं का सांसद है, उनको वो सांसद मिलकर चुन लिया है, ठीक है, तो वो प्रधानमंत्री बन गया। लेकिन है तो वो सांसद। तो सांसद दो लोगों के खिलाफ वो संसद के अंदर भी नहीं बोल सकता। वो दो कौन है? नहीं, राष्ट्रपति भी नहीं है, प्रधानमंत्री भी नहीं है। दो लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट का जज और हाई कोर्ट का जज। उन दोनों के खिलाफ संसद में भी सांसद नहीं बोल सकता, सदन के अंदर भी नहीं बोल सकता है। कब नहीं बोल सकता है? लेकिन एक सूरत पे बोल सकता है। कब? जब वो सुप्रीम कोर्ट का जज या हाई कोर्ट का जज के खिलाफ अगर महाभियोग चल रहा है, महाभियोग समझ में आता है ना, इम्पीचमेंट, तो वो अगर चल रहा है तो फिर उसके खिलाफ बोल सकता है। लेकिन अगर नहीं चल रहा है तो सदन के अंदर भी नहीं बोल सकता। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आपको इतना हम डिटेल्स में बता रहे हैं कि अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब यहां पर क्या है? इक्वलिटी बता दिए। फ्रेटर्निटी, भाईचारा। भाईचारा मतलब क्या? हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आपस में भाई है, ये संविधान हमको बोलता है। और ये भाईचारा अभी भी कायम है। कुछ जगहों को छोड़कर, कुछ अपवादों को छोड़कर, कुछ लोगों को छोड़ देते हैं तो आज के टाइम पे हमारे देश में भाईचारा तो है। चाहे हम झारखंड में रह रहे हैं, अगर हम जम्मू कश्मीर चल जाएंगे तो जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोग हमारे लिए क्या है? भारतीय हैं और हम दोनों भाई हैं। ये भाईचारा बना हुआ है। अब भारत के किसी भी कोना में चल जाइए, किसी भी कोना में, अंडमान निकोबार भी चल जाइएगा तो आपको लगेगा कि हम अपने देश में हैं। और वहाँ के लोगों से अगर आप बात कीजिएगा तो आपको अपना जैसा ही लगेगा। लेकिन आप दूसरे कंट्री में ऐसा सिचुएशन नहीं है। आप देख लीजिए नेपाल का स्थिति, देख लीजिए बांग्लादेश का स्थिति, है ना। हम लोग का देश जब से आज़ाद हुआ है 1970, लगभग 70-75 साल होने को, 77 साल, 77 हम लोग कल तो मनाए ना 77 रिपब्लिक डे, 77। और अगर हम 2 साल और ऐड कर ले, 15 अगस्त 1947, 2 साल पहले, मतलब 80 साल मान के चलिए अप्रॉक्स। 80 साल हम लोग आज़ाद हुए हैं। आज तक हमारे देश में वैसा सिचुएशन कभी नहीं हुआ जैसा नेपाल में हुआ, बांग्लादेश में हो रहा है, पाकिस्तान में होता है, श्रीलंका में हुआ, और भी बहुत सारे कंट्रीज में हुआ है जो लोकतांत्रिक अपने आप को बोलता है। तो इस हिसाब से तो हमारा देश में संविधान यूजफुल है, पावरफुल है और उसके हिसाब से चल भी रहा है। यहां तक समझ में आ गया। एंड इसके बाद अगर हम देखें, इट इज द नेशनल सुप्रीम लॉ, मतलब संविधान से बड़ा कुछ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं है, मतलब यही हमारे लिए सुप्रीम लॉ है। राष्ट्रपति भी अगर काम करेगा तो इसके अकॉर्डिंग ही करेगा। एंड रूल्स टू रन द गवर्नमेंट, पावर एंड यूज ऑफ पावर। भारत सरकार हो, राज्य सरकार हो, पंचायत सरकार हो, जितना भी सरकार है उसका पावर भी है और उस पावर का यूज भी है। वो दोनों चीज बताया गया है। मतलब आप पावर को मिस यूज भी नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप राष्ट्रपति बन गए तो कुछ भी करें, प्रधानमंत्री बन गए तो कुछ भी करें, नहीं कर सकते हैं। आपको अगर करना है तो कैसे करना है? संविधान के अकॉर्डिंग ही करना है। अगर आपको कुछ चीज गलत लग रहा है तो आप उसको अमेंडमेंट कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, बदल नहीं सकते हैं। और संशोधन करने का भी एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया तो आपको पता ही है। उसका प्रक्रिया क्या है? सबसे पहले उसका बहस होगा, लोकसभा में बहस होगा, राज्यसभा में बहस होगा,
उसके पक्ष में उसके विपक्ष में वोटिंग होगा, फिर वो जाएगा राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति के पास वीटो पावर है, वो चाहे तो एक्सेप्ट कर सकता है, नहीं चाहे तो रोक भी सकता है। तो ये सारा प्रोसेस है, मतलब किसी भी सरकार के हिसाब से नहीं कि कुछ भी आके लागू करके चल दिए। उसके बाद डीपीएसपी, डीपीएसपी मतलब क्या होता है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में जो रिलेशन है वो कैसा होगा, ये चीज़ में बताया जाता है। पता चला कि भारत सरकार बोले कि हम हैं पावरफुल और राज्य सरकार बोलेगा कि हम हैं पावरफुल, अब दोनों में अगर विवाद हो जाएगा तो भारत के टुकड़े हो जाएंगे, है ना। तो ये चीज़ नहीं होता है आज के टाइम पे, सब अपने साथ मिलकर, इसी को तो बोलते हैं फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है कि चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट को देख लीजिए, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, मतलब आप प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से लेकर तो वार्ड तक आ जाइए, ये जो एक सिस्टम बना हुआ है इसी को बोलते हैं फेडरलिज्म। और सबका पावर बटा हुआ है और कोई किसी के पावर में हस्तक्षेप भी नहीं करेगा। राज्य सरकार का पावर जो है उसमें केंद्र सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगा और जो केंद्र सरकार का ड्यूटी है उसमें राज्य सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगा। अब मान लीजिए केंद्र सरकार का क्या ड्यूटी है, हम लोग सूची पढ़े थे, समवर्ती सूची, है ना, राज्य सूची, केंद्र सूची। अब मान लीजिए जैसे एक हम एग्जांपल लेते हैं कि ट्रेड, जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो काम होता है वो कौन देखता है, सेंट्रल गवर्नमेंट देखता है। अब पता चला कि राज्य सरकार जाके बोले कि नहीं, राज्य सरकार मतलब हमारे झारखंड से जो कोयला निकलता है, चाहे जो भी निकलता है, वो हम अपने से जाके बेचेंगे अमेरिका में, तो विवाद हुआ ना, क्योंकि वो एक्सपोर्ट का डिपार्टमेंट किसका है, केंद्र सरकार का है। अब राज्य सरकार बोल रहे हैं कि नहीं, निकला तो मेरे यहाँ से है, लेकिन ऐसा आप नहीं कर सकते। तो ये सब कुछ रूल्स रेगुलेशन है। तो यहाँ तक आपको बताएं। अब हम लोग समझते हैं कि हम लोग रिपब्लिक क्यों है। सबसे बड़ा सवाल ये है, रिपब्लिक का मतलब है कि सभी लोगों को समान। तो यहां पर एक चीज है, नो प्रिविलेज्ड ग्रुप, मतलब किसी भी ग्रुप को, भारत के किसी भी ग्रुप को प्रिविलेज मतलब विशेष अधिकार नहीं दिया गया है। पहले था कैसा, राजा है मान लीजिए, तो राजा क्या हो गया, राजघराना हो गया, तो राजघराना को विशेष अधिकार, पहले था ऐसा। अब कोई राजा यहां पर एक्शन में नहीं है, तो ये हो गया ना नो प्रिविलेज्ड ग्रुप। इसका मतलब हम लोग क्या हो गए, रिपब्लिक। इस मायने में कह सकते हैं ना कि हम लोग सच में गणतंत्र है। अब मान लीजिए यहाँ पर पता चला कि रांची में एक राजा है ना, अब वो राजा को मुख्यमंत्री कुछ स्पेशल अधिकार दे के रखा है कि उसका घर का बच्चा स्कूल में जाएगा तो स्कूल का फीस नहीं लगेगा, ठीक है। उसके यहाँ वो अगर रोड में निकलेगा तो पूरा रोड खाली हो जाएगा। पहले ऐसा होता था, राजा निकल रहा है तो बहुत सारा तामझाम, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो इस हिसाब से हम लोग रिपब्लिक है। दूसरा, द हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड। हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है, राष्ट्रपति होता है और राज्यपाल होता है, प्रधानमंत्री होता है, चाहे जो भी होता है, हेड तो वही लोग हैं। वो कैसे होंगे, इलेक्टेड होंगे, और इलेक्शन का प्रोसेस है, इसमें कोई विशेष अधिकार नहीं है कि चलो जैसे बोलो राजा का बेटा ही राजा बनेगा, पहले यही था ना। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा ही नहीं तो उसका बेटा क्या। अगर राजा का बेटा को भी अगर प्रधानमंत्री बनना है तो उसको आना होगा बाय द प्रोसेस, उसको वोट जीतना होगा। तो इसका मतलब समझ में आ रहा, रिपब्लिक हम लोग हैं। और अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, इंग्लैंड में भी हम लोगों का लोकतंत्र ही चलता है, हमारे ही जैसा, क्योंकि हम लोग का जो लोकतंत्र है वो ब्रिटेन से ही आया है। लेकिन इंग्लैंड में अभी भी जो वहाँ के जो महारानी, जो वहाँ का राजा, हम लोग का देश जब वो लोग जब आए थे तो कौन थे, महारानी विक्टोरिया, है ना, उसके बाद जॉर्ज पंचम जो राजा थे। तो अभी भी उन लोगों का जो वंशज है ना, उन वंशज को अभी भी कुछ वहाँ पर विशेष अधिकार दिया हुआ है। सरकार में उन लोगों का अभी भी भूमिका है। विदाउट इलेक्शन वो लोग वहाँ पर सरकार में मंत्री पद में रहते हैं। हमारे देश में ऐसा कोई है नहीं है। तो इसीलिए हम बोले ना कि भारत का लोकतंत्र में और इंग्लैंड का लोकतंत्र में अंतर है, ठीक है। उसके बाद क्या, नो टाइटल्स एक्सेप्ट हेल्थ एंड एजुकेशन। हमारे देश में कोई भी उपाधि आज के टाइम पे वैलिड नहीं है। राजा, महाराजा पहले था ना, मुगल काल में अपने आप को सब घोषित कर लेता था, महाराज अधिपति, सम्राट अशोक अपने आप को घोषित कर लिया था। अब जैसे ये मुगल काल में देख लीजिए, सम्राट अपने आप को, मुगल सम्राट सब अपने आप को सम्राट बोलता था, और भी अलग अलग उपाधि, है ना। लेकिन आज के टाइम पे कोई उपाधि नहीं, सिर्फ आपका दो जगह है, सेना में उपाधि मिलता है, मेजर, कर्नल, लेफ्टिनेंट। उसके बाद अगर आप अच्छा काम किए तो आपको पुरस्कार मिलता है। तो वो सब जैसे हेल्थ में है, एजुकेशन में भी कहीं कहीं है,
अगर आप कुछ अच्छा किए हैं, रिसर्च किए हैं, तो डॉक्टर, ये कुछ उपाधि लग जाता है, लेकिन वो आपका पावर नहीं है, उसमें सम्मान है। अब सम्राट, सम्राट मतलब क्या, पावर। लेकिन अगर मान लीजिए आप डॉक्टर, आप कोई चीज़ का रिसर्च किया, आपको मिला डॉक्टर, तो उसमें आपको पावर थोड़ी, वो आपका सम्मान है, तो उपाधि कोई नहीं है। एंड एवरी पोस्ट फ्रॉम द प्रेसिडेंट टू वार्ड, हम पूरा ऊपर से नीचे तक लिख दिया। सबसे पावरफुल कौन हो गया, प्रेसिडेंट, और सबसे नीचे मतलब अगर सरकार का हम देखें तो वार्ड से नीचे और कोई पोस्ट होता नहीं है। तो एवरी पोस्ट फ्रॉम प्रेसिडेंट टू वार्ड, ये तो हो गया इलेक्शन। और उसके बाद अगर हम देखें कि आपको डीसी से लेकर, डीसी मतलब दो तरह का हम लोग के यहाँ पोस्ट है, एक है इलेक्टेड, एक है सिलेक्टेड। इलेक्टेड इन द सेंस अगर आप सरकार में जा रहे हैं, वार्ड पंचायत से लेकर प्रेसिडेंट तक ये सब हो गया क्या, इलेक्टेड। तो और अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट जॉब में अगर हम जा रहे हैं, डीसी बनना है, एसपी बनना है, टीचर बनना है, कुछ भी, जज बनना है, वकील बनना है, कुछ भी अगर हमको बनना है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, सिलेक्शन। तो इलेक्शन और सिलेक्शन किस बेसिस पे होता है, कोई विशेष अधिकार है, नहीं है, प्रोसेस है। अगर आपको इलेक्शन में जाना है तो प्रोसेस है, और अगर आपको कोई पोस्ट में जाना है तो पढ़ाई करना होगा। अगर आप पढ़ाई करके मेरिट में आइए, आपका सिलेक्शन होगा। इसमें कोई विशेष अधिकार नहीं है कि चलो राजा का बेटा है तो 2 पोस्ट उसके लिए, रांची का जो डीसी बनेगा वो राजा का बेटा ही बनेगा, चाहे वो अंगूठा छाप ही क्यों ना हो। ऐसा सिस्टम है, कहीं भी नहीं है, भारत के किसी भी कोना में नहीं है। तो ये हमारे लिए पता चल रहा है कि हमारा देश जो है वो रिपब्लिक है। अब समझ में आया, ये पॉइंट आपको याद रखना होगा। अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाई वी आर रिपब्लिक, हाउ कैन यू से दैट आवर इंडिया इज रिपब्लिक, तो आपको ये सब बताना होगा, तब ना पता चलेगा रिपब्लिक है। सिर्फ बोल देना थोड़ी होगा हमारे देश में गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब क्या, गणतंत्र का मतलब ये कि सभी लोगों के पास समान अधिकार, किसी के पास विशेष अधिकार नहीं है। सारे पोस्ट या तो इलेक्टेड या तो सेलेक्टेड। सेलेक्टेड मतलब पढ़ के आइए, इलेक्टेड का मतलब प्रोसेस में आइए। प्रधानमंत्री भी कल को हार जाए तो प्रधानमंत्री नहीं रहेगा, इतना पावरफुल आदमी है ना। क्यों, संविधान के हिसाब से कोई विशेष अधिकार नहीं कि नहीं हम तो 3 बार प्रधानमंत्री रहे हैं तो हम विशेष अधिकार में रहेंगे। हाँ, विशेष अधिकार रहेगा, आपको पेंशन मिलेगा, लेकिन आपको वो घर भी नहीं मिलेगा जो मिला हुआ। उस घर में कौन आएगा, जो उस समय प्रधानमंत्री बनेगा। समझ में आ रहा बात। तो ये आपको संविधान का एक मतलब, ये सिर्फ आपका संविधान के बारे में बताया गया। अभी संविधान को अगर हम इस यहाँ से, अब आपका संविधान शुरू होगा पार्ट वाइज, 1 पार्ट 2 पार्ट ऐसे करके 8 पार्ट है। 8 पार्ट को पढ़ना है और अच्छा से पढ़ना है डेट के साथ, तो आपका संविधान से जितना क्वेश्चन आएगा छूटेगा नहीं। इसमें ही बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है।